तो आज हमारे पास जो कहानी है जी। वो बड़ी कमाल की है। हाँ, बिल्कुल। ये क्राइम थ्रिलर नॉवल पर आधारित है जो चोरी, धोखे और फिर अचानक एक ऐसे हॉरर में बदल जाती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सही। हमारे पास नॉवल है और लेखक के कुछ इंटरव्यू भी हैं, तो आज हम इसी की परतें खोलने वाले और हैं। इसकी सबसे दिलचस्प बात इसका नैरेटिव है ना। हाँ, कहानी हमें किरदारों के आपसी शक के जाल में ऐसा फंसाती है कि हम आखिर तक ये सवाल पूछते रहते हैं, असली खतरा इंसानी है या कुछ और। बिल्कुल। चलिए इसी से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें एरिक से मिलवाया जाता है। जो चोरों के गैंग का एक मेंबर है। वो एक सुनसान द्वीप पर बने घर में पहुंचता है जहां उन्हें मतलब करोड़ों की एक चोरी की हुई पेंटिंग छिपानी है। लेकिन वो पहुंचते ही जो हरकतें करता है। हाँ, गाड़ी का नंबर प्लेट बदलना, घबरा कर घर की तलाशी लेना, लेखक उसे पहली नजर में ही विलेन बना देता है। सही। ये एक बहुत सोची समझी चाल है। लेखक हमें जानबूझकर एरिक के नजरिए से सब कुछ नहीं दिखाता। सही। जब एरिक को समुद्र तट पर खून मिलता है और अपनी साथी डेनिस का ब्रेसलेट, तो वो उसे छुपाने की कोशिश करता है। हाँ, और एक पढ़ने वाले के तौर पर पहला ख्याल तो यही आता है कि जरूर इसी ने डेनिस को मारा। ताकि उसका हिस्सा बढ़ जाए। बिल्कुल। यहाँ कहानी का असली विलन कोई अलौकिक ताकत नहीं, बल्कि इंसानी लालच और शक लगता है। और ये शक तब और भी गहरा हो जाता है जब डेनिस का बेटा मैट और उनका साथी पॉल वहां पहुंचते हैं। एरिक उन्हें कुछ बताता नहीं है। वो एक तरह का जैसे कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है जो उनके आपसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देता है। वो सबके फोन एक बैग में डालकर समुद्र में फेंक देता है। हाँ, और ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। एरिक का ये कहना कि वो उन्हें बाहरी दुनिया से बचा रहा है, ये उसके दोस्तों के लिए एक मजाक जैसा है। उनके लिए तो ये कैद करने जैसा है। बिल्कुल। वो उन्हें द्वीप पर फंसा रहा है। लेखक ने यहाँ एक ऐसी स्थिति बना दी है जहाँ बचाव और हमला दोनों एक जैसे दिखते हैं। और शायद इसीलिए जब असली खतरा सामने आता है तो वो एक दूसरे से लड़ने में इतने व्यस्त होते हैं कि उसे देख ही नहीं पाते। सही बात है। तो अब मंच तैयार हो चुका है। 3 लोग एक द्वीप पर फंसे हैं और उनमें से 2 को लगता है कि तीसरा एक कातिल है। और ठीक इसी पल लेखक कहानी का गियर बदलता है। हाँ, जैसे ही एरिक फोन फेंक कर लौटता है, समुद्र से एक अजीब मतलब एक सम्मोहित करने वाली आवाज आने लगती है। और यहाँ देखिए किरदारों की साइकोलॉजी कितनी दिलचस्प है। हम्म वो तीनों उस आवाज की तरफ जैसे ज़ॉम्बी की तरह खींचे चले जाते हैं, लेकिन जब होश आता है तो वो इस घटना को मान ही नहीं पाते। वो कहते हैं शायद सफर की थकान होगी। हाँ, ये इंसान के दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारा सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे हमारा तर्क समझा नहीं सकता, तो हम उसे नकार देते हैं। बिल्कुल। लेकिन लेखक उन्हें इस तर्क के सहारे ज्यादा देर रहने नहीं देता। मैट को घर के अंदर वही खून से सनी बाल्टी मिलती है और अपनी माँ का ब्रेसलेट। हाँ, वही ब्रेसलेट जिसे एरिक ने कुछ देर पहले समुद्र में फेंका था। अब यहाँ से मामला और उलझ जाता है और मैट के लिए इसका जवाब बहुत सीधा है कि ये एरिक की चाल है। हाँ, कि ये कोई जादू नहीं है, ये एरिक का एक और दिमागी खेल है। उसे लगता है कि एरिक उसे तोड़ना चाहता है। तो लेखक यहाँ अलौकिक घटनाओं का इस्तेमाल उनके आपसी शक को और हवा देने के लिए कर रहा है। सही। हर अजीब घटना एरिक को और बड़ा विलन बनाती जा रही है। उनका आपसी अविश्वास उन्हें असली खतरे से पूरी तरह अंधा कर देता है। तो अब तक कहानी में 2 परतें हैं। एक चोरों के बीच का आपसी ड्रामा और दूसरी एक अनदेखी ताकत जो धीरे धीरे अपनी मौजूदगी जता रही है। और फिर लेखक इसमें तीसरी परत छोड़ता है। दरवाजे पर दस्तक होती है और 3 लड़कियां मदद मांगने आती हैं। ये तो क्लासिक हॉरर फिल्मों वाला सीन है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक अनजान मेहमान आता है और सब कुछ बदल जाता है। ये लड़कियां कहती हैं कि उनकी नाव पलट गई है, लेकिन उनके नाम वो परियों की कहानियों वाले हैं। अच्छा, ये एक सटल हिंट है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और यहाँ धोखे का एक और लेवल देखिए, चोर जो अपनी पहचान छिपा रहे हैं। वो इन लड़कियों से झूठ बोलते हैं कि ये एक बैचलर पार्टी है। हाँ, तो अब उस घर में कोई भी सच नहीं बोल रहा, हर कोई एक मुखौटा पहने हुए हैं। और लेखक शक के इस खेल को और आगे बढ़ाता है। वो लाल बैग वाली बात। हाँ, पॉल को बिस्तर के नीचे वही लाल बैग मिलता है जिसमें फोन थे और वो पूरी तरह से सूखा था। अब तो मैट और पॉल का शक यकीन में बदल जाता है। उन्हें लगता है कि एरिक एक साइकोपैथ है जो उन्हें तड़पा रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, लेखक एरिक को इतना ज्यादा विलेन बनाने पर क्यों तुला हुआ है? क्योंकि जब आखिरी खुलासा होता है तो उसका असर तभी ज्यादा होगा जब पढ़ने वाला भी मतलब किरदारों की तरह ही गलत रास्ते पर हो। अच्छा, लेखक हमें एरिक से नफरत करने पर मजबूर कर रहा है। हम भी मैट और पॉल की तरह सोचने लगते हैं ना। सही है, हम भी तर्क ढूंढते हैं।
और सबसे आसान तर्क है, एरिक ये सब कर रहा है। मतलब ये पूरा सेटअप हमें असली खतरे से भटकाने के लिए है। बिल्कुल। और फिर आता है क्लाइमैक्स। रात में बिजली चली जाती है और समुद्र से वही आवाज फिर आने लगती है। इस बार उसका असर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इस बार कोई थकान का बहाना नहीं बना सकता। एरिक उस आवाज के काबू में आकर समुद्र की तरफ जाता है। जब उसे होश आता है तो बीच पर इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े हैं और मैट और एक लड़की गायब है। अब जाकर उन्हें पहली बार एहसास होता है कि खतरा आपसी नहीं बल्कि बाहरी है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। एक के बाद एक मौतें होने लगती हैं। एरिक को एक लड़की चाकू मारती है और फिर कोई अनदेखी शक्ति उसे समुद्र में खींच ले जाती है। जिस आदमी पर सबको शक था वो सबसे पहले मारा जाता है। और उसकी मौत कहानी का रुख पूरी तरह बदल देती है। हाँ, अब ये सर्वाइवल की कहानी बन जाती है। पॉल, जो शायद तीनों में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल था, वो एक योजना बनाता है। वो खुद को पेंटिंग के साथ एक खंभे से कसकर बांध लेता है ताकि वो आवाज उसे खींच ना सके। मतलब वो इंसानी तर्क का इस्तेमाल कर रहा है एक अलौकिक शक्ति को हराने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, तर्क काम नहीं आता। सुबह जब वो उठता है तो उसे वो तीनों लड़कियां समुद्र में खड़ी दिखती हैं। वो एक गाना गा रही होती हैं। वही सम्मोहित करने वाली आवाज। हाँ, और उसका सारा कंट्रोल टूट जाता है। वो उनकी तरफ खींचा चला जाता है। और यहीं पर असलियत सामने आती है कि वो लड़कियां इंसान नहीं बल्कि सायरन्स थीं। पौराणिक कथाओं की जल परियां जो अपने आवाज से इंसानों को लुभाकर मार देती हैं। उनका नाव पलटना, मदद मांगना, सब एक जाल था और ये चोर सीधे उस जाल में आकर फंस गए। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। लेखक आखिर में एक और ट्विस्ट देता है। डेनिस। हाँ, डेनिस, जो कहानी की शुरुआत से गायब थी, अचानक उसी समुद्र तट पर जख्मी हालत में दिखती है। वो घर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता। बस वो चोरी की हुई पेंटिंग दीवार पर टंगी होती है और फिर एक अनदेखी ताकत उसे भी समुद्र में खींचकर मार देती है। इसका क्या मतलब है? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा खुलासा होता है। वो पेंटिंग जिसे उन्होंने चुराया था, वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी। वो असल में उन्हीं सायरन्स की तस्वीर थी। इंटरव्यू में लेखक ने बताया है कि पेंटिंग एक तरह का दरवाजा या एक आईना है। वो सिर्फ एक कहानी दिखा नहीं रही थी, वो अपनी कहानी के लिए किरदार ढूंढ रही थी। वाह, मतलब उन्होंने सिर्फ एक पेंटिंग नहीं चुराई, उन्होंने एक पूरी दुनिया, एक पूरी कहानी को अपने साथ ले आए। बिल्कुल। डेनिस का बचना और फिर आखिर में मारा जाना ये दिखाता है कि उस पेंटिंग की पहुंच उस द्वीप से भी कहीं ज्यादा है। जब तक पेंटिंग है, कहानी चलती रहेगी। सही। और अगर हम इसे बड़े स्तर पर देखें तो कहानी ये कहती है कि उनका असली दुश्मन वो सायरन्स नहीं थी। तो कौन था? उनका अपना लालच और अविश्वास। अगर उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया होता तो शायद वो मिलकर लड़ पाते, लेकिन वो आपस में ही लड़कर इतने कमजोर हो गए कि सायरन्स के लिए उन्हें मारना बहुत आसान हो गया। उन्होंने खुद को ही हराया। बिल्कुल। तो अंत में ये सोचने वाली बात है कि क्या वो पेंटिंग हमेशा से ही एक शापित वस्तु थी जो अपने शिकार को ढूंढी लेती, या फिर क्या उन चोरों के लालच, धोखे और अविश्वास ने उस पेंटिंग के अंदर सोई हुई शैतानी ताकत को जगा दिया? क्या वो राक्षस लेकर आए थे या राक्षसों ने उन्हें उनके अंदर के राक्षस की वजह से चुना?